अगर कोई ये कहे कि दुनिया की 199 नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कोई देश नहीं बल्कि एक 34 साल की पॉप सिंगर है, तो शायद पहली बार में किसी को भी यकीन करना बहुत मुश्किल लगे। हाँ बिल्कुल, मतलब सुनने में ही ये काफी अजीब लगता है, क्योंकि अक्सर जब पॉप कल्चर या लोकप्रिय संगीत की बात होती है तो दिमाग में एक बहुत ही हल्की फुल्की सी छवि बनती है। सही बात है, एक ऐसा मनोरंजन जिसे बस सुना, थोड़ा एंजॉय किया और फिर भुला दिया। एग्जैक्टली। और पारंपरिक रूप से कला और मनोरंजन को हमेशा एक अलग और थोड़े कम गंभीर खांचे में रखा जाता रहा है। अर्थशास्त्र हो गया, वॉल स्ट्रीट के नियम या फिर राजनीतिक सत्ता, इन्हें हमेशा गंभीर दुनिया का हिस्सा माना गया है। लेकिन आज की कहानी इन दोनों दुनियाओं के बीच की दीवार को पूरी तरह से गिरा देती है। किसी ने कभी ये नहीं सोचा था कि एक टीनेज कंट्री सिंगर एक दिन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के बराबर की ताकत बन जाएगी, एक ऐसी ताकत जो अकेले दम पर ग्लोबल मार्केट को हिला सकती है। और यही बात इस पूरे विषय को इतना खास बनाती है। बिल्कुल, और इसीलिए आज के इस गहराई से की गई चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो दिखने में तो पॉप कल्चर का हिस्सा है, लेकिन असल में ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी का एक बहुत बड़ा केस स्टडी है। हाँ, आज हमारा पूरा फोकस आधुनिक समय की सबसे प्रभावशाली पॉप आइकन यानी टेलर स्विफ्ट पर है। सही कहा। इस पूरी घटना को, जिसे टेलर स्विफ्ट इफेक्ट कहा जाता है, उसे डिकोड करने के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही बेहतरीन स्रोत हैं। पहला है बॉल स्टेट यूनिवर्सिटी के स्प्रिंग 2026 ऑनर्स कोलोक्वियम का एक बहुत ही विस्तृत सिलेबस, जिसे डॉक्टर गैलेट गर्ट्जन ने तैयार किया है। और दूसरा स्रोत है टेलर स्विफ्ट के कल्चरल इम्पैक्ट पर 2026 तक के अपडेटेड आंकड़ों वाला एक बहुत ही डिटेल्ड विकिपीडिया लेख। हाँ, और तीसरा है द गार्डियन का 2024 का वो लेख जो उनके पॉलिटिकल एंडोर्समेंट और चुनाव पर पड़े उसके प्रभाव का विश्लेषण करता है। तो हमारा मिशन आज सुनने वालों के लिए ये समझना है कि कैसे एक इंसान ने संगीत उद्योग के नियमों, अकादमिक अध्ययन और यहाँ तक कि राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बिल्कुल है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसने इस पूरे एम्पायर की नींव रखी। मेरा मतलब है उनका संगीत। हाँ, उस बुनियाद को समझे बिना हम उनके आर्थिक या राजनीतिक प्रभाव को सच में नहीं समझ सकते। बॉल स्टेट यूनिवर्सिटी में 390 HONR नाम का पूरा एक कोर्स पढ़ाया जा रहा है, जिसे अनौपचारिक रूप से स्विफ्टोलॉजी कहा जाता है, राइट? एग्जैक्टली, स्विफ्टोलॉजी। अब ये कोर्स सिर्फ ये नहीं सिखाता कि गिटार कैसे बजाना है। ये कोर्स इस बात की बहुत गहरी जांच करता है कि कैसे स्विफ्ट ने एक बहुत ही वफादार फैंडम तैयार किया, कैसे उन्होंने अपने ब्रांड को एक इतने बड़े बिजनेस में बदला और कैसे उनका संगीत नीति निर्माण को भी प्रभावित कर रहा है। यहाँ तक कि हार्वर्ड और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान भी उनके काम को साहित्य और सामाजिक विज्ञान के नजरिए से पढ़ा रहे हैं। वाओ, सुनने में ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं बस सोच रही थी कि क्या हम एक पॉप स्टार को जरूरत से ज्यादा तवज्जो तो नहीं दे रहे? मतलब आपका कहना है कि ये सिर्फ हाइप है? हाँ, मेरा मतलब है करोड़ों लोग उन्हें सुनते हैं, ये बात सच है, पर क्या उनके संगीत में सच में वो साहित्यिक गहराई है जो हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने के लायक हो? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है, क्योंकि अगर उनके करियर ग्राफ को देखा जाए तो मुझे उनके अलग अलग एल्बम या एराज किसी क्लासिक कमिंग ऑफ एज उपन्यास के अध्यायों जैसे लगते हैं, जहां मुख्य पात्र हर बार एक नए अवतार में सामने आता है। कभी एक रोमांटिक टीनेजर, कभी एकदम बागी, तो कभी कुछ और। ये एक बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो पक्का हो सकती है, लेकिन क्या हम इसे साहित्य कह सकते हैं? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि साहित्य की परिभाषा समय के साथ इवॉल्व होती है। उनकी म्यूजिक का एवोल्यूशन सिर्फ मार्केटिंग का हिस्सा नहीं है। अगर आप देखें तो उन्होंने कंट्री म्यूजिक से शुरुआत की थी। हाँ, वो गिटार वाली टीनेज लड़की। बिल्कुल, और उन्होंने एक ऐसे युवा दर्शक वर्ग को उस जॉनर से जोड़ा जो पहले उसे सुनता ही नहीं था। फिर उन्होंने अपने 1989 एल्बम के साथ ऑप्टिमिज्म को फिर से परिभाषित किया। ऑप्टिमिज्म, थोड़ा समझाएंगे इसे? ऑप्टिमिज्म मतलब ये विचार कि पॉप म्यूजिक भी उतना ही गंभीर और कलात्मक हो सकता है जितना कि रॉक या क्लासिकल म्यूजिक। उसे सिर्फ हल्का फुल्का नहीं माना जा सकता। अच्छा, समझ गई। और फिर महामारी के दौरान जो हुआ वो और भी दिलचस्प था। अपने फोकलोर और एवरमोर एल्बम्स के साथ उन्होंने इंडी फोक की दुनिया में कदम रखा। ये एक ऐसा संगीत है जो बहुत ही निजी और गहरी कहानी कहने पर केंद्रित होता है। तो क्या अकादमिक जगत उन्हें इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि वो अलग अलग म्यूजिक स्टाइल्स में इतनी सफल रही हैं? सिर्फ इसलिए नहीं,
विद्वान उनके काम को इसलिए गंभीरता से पढ़ रहे हैं क्योंकि उनके गीतों में एक हाइपर स्पेसिफिसिटी है। अत्यधिक विशिष्टता, राइट? एग्जैक्टली। वो अपनी बहुत ही निजी भावनाओं के बारे में लिखती हैं, जैसे किसी खास दिन अचानक बारिश का होना या किसी पुराने स्वेटर की खुशबू। लेकिन वो इतने सटीक और गहरे शब्दों में होता है कि वो भावना अचानक से यूनिवर्सल बन जाती है। ओहो, मतलब लाखों लोग उस एक लाइन में अपनी खुद की कहानी देखने लगते हैं। हाँ, उनकी इसी बेहतरीन कलात्मकता के कारण 2026 में उन्हें सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। आज अकादमिक रिसर्चर्स उनके गीतों की तुलना एमिली डिकिंसन और मैरी शेली जैसी महान साहित्यिक हस्तियों की रचनाओं से बेझिझक कर रहे हैं। क्या बात करें, एमिली डिकिंसन से तुलना? बिल्कुल। उनका काम समकालीन समाज और इस पीढ़ी के कलेक्टिव साइकोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बन गया है। ये नजरिया सच में काफी दिलचस्प है और मुझे लगता है कि जब किसी कलाकार का अपने फैंडम के साथ इतना गहरा और इंटेंस कनेक्शन बन जाता है तो वो कनेक्शन सिर्फ गानों तक सीमित नहीं रह सकता। सही बात है, वो दायरा पार कर ही लेता है। हाँ, वो एक बहुत बड़ी और ठोस आर्थिक ताकत में बदल जाता है। Here's where it gets really interesting. यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, खास तौर पर जब हम स्विफ्टोनॉमिक्स के इस पूरे मैकेनिज्म को समझना शुरू करते हैं। स्विफ्टोनॉमिक्स, बिल्कुल, ये शब्द ही अपने आप में एक फिनोमेनन है ना? मैंने विकिपीडिया के आंकड़ों में पढ़ा था कि स्विफ्ट इतिहास की पहली ऐसी अरबपति हैं जिनकी आय का मुख्य स्रोत केवल और केवल उनका संगीत है। 2024 तक उनकी नेटवर्थ 1.6 बिलियन डॉलर आंकी गई थी। और इसी वजह से ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक ने तो उन्हें लिटरली दो म्यूजिक इंडस्ट्री का नाम दे दिया था। वाह! लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये असल में पावर डायनामिक्स के बारे में है। हाँ, ये वो बिंदु है जहाँ एक म्यूजिशियन सिर्फ गाने नहीं गा रहा होता, बल्कि एक चतुर इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह बड़े फैसले लेने लगता है। मेरी नजर में तो स्विफ्ट एक अकेली सिलिकॉन वैली टेक सीईओ की तरह ऑपरेट कर रही हैं। एक ऐसी सीईओ जो बड़े बड़े मोनोपोली वाले प्लेटफॉर्म से सीधे भिड़ रही है और अपनी खुद की सप्लाई चेन को पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है। आपका इशारा स्पॉटिफाई वाले विवाद की तरफ है। एग्जैक्टली। उदाहरण के लिए जब उन्होंने स्पॉटिफाई से अपना सारा संगीत अचानक हटा लिया था, या फिर जब उन्होंने एप्पल म्यूजिक को एक खुला पत्र लिखकर रॉयल्टी के नियमों को बदलने के लिए मजबूर कर दिया था, जो कि एक बहुत ही साहसिक कदम था। बहुत बड़ा कदम था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई और इंडी आर्टिस्ट स्पॉटिफाई का बहिष्कार करके अपने करियर को बचा सकता था, या ये एक ऐसा पावर प्ले था जो केवल और केवल स्विफ्ट ही कर सकती थी? इसे इस तरह से देखते हैं, शुरुआत में ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन उन्होंने बुनियादी अर्थशास्त्र के सप्लाई और डिमांड नियम को पूरी तरह से अपने पक्ष में मोड़ा। मतलब उनके पास वो ताकत थी जो बाकी कलाकारों के पास नहीं थी। हाँ, उनके पास वो लीवरेज था। जब डिमांड इतनी भारी हो और आप अचानक से अपनी सप्लाई रोक दें तो प्लेटफॉर्म्स को झुकना ही पड़ता है। लेकिन इससे भी बड़ा और ऐतिहासिक उदाहरण उनका मास्टर्स डिस्प्यूट है। ओहो, वो पूरा टेलर्स वर्जन वाला किस्सा। हाँ, वही। लेकिन इस पूरे विवाद का असली मैकेनिज्म काम कैसे करता था? क्योंकि आमतौर पर लोग यही जानते हैं कि उन्होंने बस अपने पुराने गानों को फिर से रिकॉर्ड किया था, लेकिन इससे उनके पुराने गानों को खरीदने वालों को इतना बड़ा आर्थिक नुकसान कैसे हो गया? इसे समझने के लिए हमें मास्टर रिकॉर्डिंग और प्राइवेट इक्विटी के खेल को थोड़ा समझना होगा। बताइए। देखिए, मास्टर का मतलब है किसी भी गाने का ओरिजिनल ऑडियो। जो भी इंसान या कंपनी इसका मालिक होता है वो ही तय करता है कि वो गाना कहाँ और कैसे इस्तेमाल होगा। ठीक है, समझ गए। और प्राइवेट इक्विटी फर्म में वो विशाल इन्वेस्टमेंट कंपनियां होती हैं जो मार्केट से बड़े बड़े एसेट्स खरीदकर भारी मुनाफा कमाती हैं। तो जब स्कूटर ब्रॉन और इन फर्मों ने स्विफ्ट के शुरुआती 6 एल्बम्स के मास्टर्स खरीदे तो उनका मकसद क्या था? उनका सीधा सा मकसद एक कलाकार की सालों की मेहनत को बस एक फाइनेंशियल एसेट की तरह निचोड़ना था। अच्छा, तो जब स्विफ्ट ने टेलर्स वर्जन के नाम से उन गानों को दोबारा रिकॉर्ड किया तो उसने इस फाइनेंशियल एसेट को बर्बाद कैसे कर दिया? यहीं पर तो उनका असली मास्टर स्ट्रोक था। म्यूजिक इंडस्ट्री में सिंक लाइसेंसिंग नाम की एक चीज होती है। सिंक लाइसेंसिंग? हाँ, जब भी किसी फिल्म निर्माता या विज्ञापन कंपनी को कोई गाना अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना होता है तो उसे 2 अनुमतियां चाहिए होती हैं। एक गाने की धुन और बोल के लिए, जिसे पब्लिशिंग राइट्स कहते हैं, और दूसरा उस ओरिजिनल ऑडियो के लिए यानी मास्टर के लिए। अब चूंकि स्विफ्ट ने खुद वो गाने लिखे थे इसलिए पब्लिशिंग राइट्स तो हमेशा उनके ही पास थे। ओहो, अब मुझे बात समझ आ रही है। हाँ, तो उन्होंने सीधा सा नियम बना दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने पुराने मास्टर्स को इस्तेमाल करने की अनुमति किसी को कभी नहीं दूंगी, लेकिन आप मेरे नए टेलर्स वर्जन को खुशी खुशी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाओ,
तो इससे उन पुराने मास्टर्स की वैल्यू तो रातों रात जीरो हो गई होगी, क्योंकि कोई भी उन्हें फिल्मों या विज्ञापनों में इस्तेमाल ही नहीं कर सकता था। एग्जैक्टली अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो उन कंपनियों ने करोड़ों डॉलर खर्च करके जो खरीदा था वो एक तरह से पूरी तरह बेकार हो गया। ये सिर्फ एक म्यूजिक रिलीज नहीं था, ये तो बहुत बड़ा बिजनेस मूव था। बिल्कुल। ये वॉल स्ट्रीट की प्राइवेट इक्विटी की कार्यप्रणाली पर एक सीधा और बहुत ही बड़ा आर्थिक प्रहार था। आपको बता दूं कि इस कदम को अमेरिकी राजनेताओं का भी खूब समर्थन मिला था। सच में? हाँ, क्योंकि ये एक अकेले व्यक्ति का बड़ी कॉर्पोरेट शक्तियों को उनके ही खेल में हराने का सबसे स्पष्ट और सफल उदाहरण बन गया था। यार ये अविश्वसनीय है, और मजे की बात ये है कि इसके नतीजे सिर्फ डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं रहे, बल्कि फिजिकल दुनिया में भी साफ साफ दिखे। विनाइल रिकॉर्ड्स की बात कर रही हैं आप? हाँ, स्रोतों के अनुसार 2025 में जब उनका एल्बम द लाइफ ऑफ अ शो गर्ल रिलीज हुआ तो उसने विनाइल रिकॉर्ड्स के बाजार में एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया। इस एक एल्बम की वजह से विनाइल इंडस्ट्री की कुल आय 1983 के बाद पहली बार $1 बिलियन के पार पहुंच गई। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल। डिजिटल युग में जहां सब कुछ बस क्लाउड पर मौजूद है, लोग अचानक से फिजिकल रिकॉर्ड्स खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े थे। और अगर हम बात इस भौतिक दुनिया के प्रभाव की कर ही रहे हैं तो उनके टूर का आर्थिक प्रभाव, यानी जो असली स्विफ्टोनॉमिक्स है, वो तो एक अलग ही स्तर पर ऑपरेट कर रहा है। एक रिपोर्ट का अनुमान है कि अगर टेलर स्विफ्ट एक देश होती तो वो दुनिया की 199 नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होती। उनका आर्थिक प्रभाव 50 से अधिक देशों की जीडीपी से भी ज्यादा आंका गया है। वाओ! लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब क्या ये सिर्फ कॉन्सर्ट की टिकट की बिक्री का पैसा है? नहीं, इसे अर्थशास्त्र की भाषा में मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल। देखिए, जब उनका कॉन्सर्ट किसी शहर में होता है तो हजारों लोग वहां यात्रा करके आते हैं। वे वहां के होटलों में रुकते हैं, जिससे अचानक होटलों की कीमतें 3 गुना तक बढ़ जाती हैं। हाँ, ये तो मैंने भी सुना था। वे स्थानीय रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और लोकल दुकानों से कपड़े या मर्चेंडाइज खरीदते हैं। यानी वो सिर्फ अपना म्यूजिक नहीं बेच रही हैं, वो पूरे के पूरे शहरों की लोकल इकोनॉमी को सिर्फ एक वीकेंड में बूस्ट कर रही हैं। ये सच में पागलपन है। और जब किसी एक व्यक्ति के पास एक छोटे देश के बराबर इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति आ जाती है और एक वैश्विक ब्रांड जितना मीडिया इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो वो एक मेगाफोन बन जाता है। बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, मेगाफोन, है ना? और जब वो मेगाफोन कुछ बोलता है तो उसकी गूंज सीधा राजनीति के गलियारों तक भी पहुंचती है। द गार्डियन के लेख में 2024 के अमेरिकी चुनाव के दौरान उनके राजनीतिक प्रभाव का बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया है। बिल्कुल। और सुनने वालों को ये स्पष्ट कर दूं कि हम यहाँ गार्जियन के लेख के आधार पर दोनों राजनीतिक पक्षों की बात पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य बस रिपोर्ट करना है। बिल्कुल, हम सिर्फ तथ्यों पर बात कर रहे हैं। तो गार्जियन के लेख से जो तस्वीर सामने आती है वो बताती है कि कैसे एक पॉप आइकन की आवाज इलेक्शन साइकिल को पूरी तरह प्रभावित कर सकती है। 2024 में प्रेसिडेंशियल डिबेट खत्म होने के ठीक बाद टेलर स्विफ्ट ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कमला हैरिस और टिम वॉल्स का समर्थन किया था। हाँ, और इस पोस्ट में एक बहुत ही खास कल्चरल रेफरेंस भी छुपा हुआ था। उन्होंने अपने संदेश के अंत में खुद को चाइल्डलेस कैट लेडी लिखा था, जो कि काफी वायरल हुआ था। हाँ, ये दरअसल रिपब्लिकन उम्मीदवार जेडी वेंस के बहुत पुरानी टिप्पणी का सीधा संदर्भ था, जिसमें उन्होंने डेमोक्रेटिक नेताओं पर कटाक्ष किया था। तो स्विफ्ट का ये तरीका अपने फैंडम को एक बहुत ही क्लियर राजनीतिक सिग्नल देने का था। और इस सिग्नल का असर भी तुरंत जमीन पर दिखा। गार्जियन के अनुसार 2023 में उनकी सिर्फ एक सिंगल अपील के बाद vote.org पर एक ही दिन में 35,000 नए मतदाता रजिस्ट्रेशन हुए थे। एक दिन में 35,000? हाँ, और 2024 में भी स्विफ्टीज फॉर कमला नामक एक फैन ग्रुप ने सक्रिय रूप से काम किया और $1,50,000 से अधिक का चंदा जुटा लिया। वर्जीनिया की एक 19 वर्षीय छात्रा अद्दी अल शेख का एक इंटरव्यू भी इस लेख में है। उन्होंने क्या कहा? वो बताती है कि कैसे उनके आइकन द्वारा आवाज उठाने से उन्हें और उनके जैसे हजारों युवाओं को एक तरह का वैलिडेशन मिला। लेकिन यार, राजनीति में हर एक्शन का एक रिएक्शन तो होता ही है। रिपब्लिकन नेताओं ने भी इस एंडोर्समेंट पर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। हाँ, वो तो होना ही था। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा था कि स्विफ्ट को बाजार में इस समर्थन की कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ तक कि एलन मस्क ने एक्स पर एक काफी विवादास्पद ट्वीट कर दिया था और मैट गेट्स का एक बयान तो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। क्या बयान था वो? उन्होंने कहा था कि वो एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां लिबरल्स सिर्फ कला बनाएं
और कंजर्वेटिव्स देश के कानून बनाए। दिलचस्प है। और इन सब राजनीतिक बहसों के बीच एक और बहुत बड़ा मुद्दा भी उठा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गलत सूचनाओं का। ओहो हाँ, एआई वाला मामला। स्विफ्ट ने अपने पोस्ट में इस बात पर बहुत गहरी चिंता व्यक्त की थी कि उनके नाम और चेहरे का इस्तेमाल करके एआई की मदद से झूठे समर्थन वाले चित्र इंटरनेट पर फैलाए गए थे। ये तो सच में डरावना है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे मशहूर हस्तियों को अब डिजिटल युग के इस नए और बिना नियम वाले खतरे से भी निपटना पड़ रहा है। यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहूंगी। यह सब सुनकर ऐसा लगता है कि स्विफ्टीज का फैन बेस अब सिर्फ एक श्रोता वर्ग नहीं रह गया है, वो एक डिजिटल नेशन स्टेट की तरह काम कर रहा है जिसके अपने खुद के नियम हैं। हाँ, ये तुलना काफी हद तक सही है। लेकिन मुझे बताइए, क्या एक सेलिब्रिटी के समर्थन से वास्तव में किसी आम मतदाता का मन बदलता है, या ये सिर्फ मीडिया में एक बहुत बड़ा शोर पैदा करता है जिसका जमीनी हकीकत पर कोई खास असर नहीं होता? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और राजनीतिक रणनीतिकारों के बीच ये एक बहुत बड़ी बहस का विषय भी है। लेकिन अगर हम न्यूज वीक के लिए किए गए एक पोल डेटा पर नजर डालें तो तस्वीर थोड़ी साफ होती है। पोल क्या कहता है? पोल के अनुसार 18% मतदाताओं ने कहा कि वे स्विफ्ट द्वारा समर्थित उम्मीदवार को वोट देने की अधिक संभावना रखते हैं। अच्छा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 17% ने यह भी कहा कि वे कम संभावना रखते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि ध्रुवीकरण दोनों तरफ लगभग बराबर ही है। वाओ, तो अगर कोई माइंड चेंज हो ही नहीं रहा है, तो इस पूरे एंडोर्समेंट का असल फायदा क्या है? यही तो कैच है। असली गेम लोगों का मन बदलने यानी वोटर परसुएशन का है ही नहीं। तो फिर क्या है? असली गेम वोटर मोबिलाइजेशन का है। देखिए, युवा अक्सर वोट देने नहीं जाते क्योंकि उन्हें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत बोरिंग लगता है या वे राजनीति से पूरी तरह कटे हुए महसूस करते हैं। इसे राजनीति की भाषा में फ्रिक्शन कहते हैं। समझ रही हूँ। तो जब टेलर स्विफ्ट जैसी इतनी बड़ी शख्सियत अपने करोड़ों फॉलोअर्स को एक लिंक देती है तो वो उस फ्रिक्शन को अचानक से कम कर देती है। वो एक कॉल टू एक्शन बन जाता है। वे उन युवाओं को मोबिलाइज कर रही हैं जो शायद कभी पोलिंग बूथ्स तक जाते ही नहीं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरे डीप डाइव को अगर हम एक जगह समेटें तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि टेलर स्विफ्ट को केवल एक पॉप गायिका के रूप में देखना बहुत बड़ी भूल होगी। बिल्कुल बड़ी भूल होगी। वो एक बेहतरीन कहानीकार है, एक बेहद चतुर एंटरप्रेन्योर है जो अपनी सप्लाई चेन पूरी तरह से खुद चलाती हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक फोर्स है और मॉडर्न कल्चर का एक ऐसा प्रतीक है जिन्हें आने वाले कई दशकों तक यूनिवर्सिटीज में इतिहास के हिस्से के रूप में पढ़ाए जाने की पूरी संभावना है। और मेरा मानना है कि इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो किसी भी आम इंसान के लिए लागू होती है। वो कैसे? भले ही किसी इंसान को उनका संगीत जरा भी पसंद ना हो, लेकिन उनके काम करने के तरीके से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और अपने काम की असली कीमत के लिए कैसे खड़ा हुआ जाता है, चाहे सामने कोई कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो। सही बात है। और सबसे जरूरी बात, री इन्वेंशन की कला। हर बार जब मीडिया को लगा कि उनका दौर अब खत्म हो रहा है, वो एक नए अंदाज और एक पूरी तरह नई रणनीति के साथ वापस आई। शुरुआत में हमने पॉप कल्चर की बात की थी जिसे अक्सर हल्का फुल्का मान लिया जाता है, लेकिन आज हमने देखा कि जब वो कला एक मास्टर प्लान, दृढ़ संकल्प और लाखों लोगों की कलेक्टिव पावर के साथ जुड़ जाती है तो वो पूरी दुनिया के सिस्टम को हिला के रख सकती है। बिल्कुल। आज के इस सेशन को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प विचार मेरे दिमाग में आ रहा है। आज के इस हाइपर कनेक्टेड डिजिटल युग में जब एक आर्टिस्ट और उसका फैंडम मिलकर एक पारंपरिक राजनीतिक दल या एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से भी अधिक आर्थिक और सामाजिक प्रभाव डाल सकते हैं, तो क्या दुनिया एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रही है जहां लोगों की पहचान उनके देशों की सीमाओं से ज्यादा उनके द्वारा फॉलो किए जाने वाले सांस्कृतिक आइकन से तय होगी? ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है। क्या ये संभव है कि भविष्य में ये फैंडम्स ही नई वैश्विक सीमाएं बन जाएं, जहां ये डिजिटल नेशन स्टेट्स हमारी भौगोलिक सीमाओं से ज्यादा ताकतवर हों? कोई भी इस बारे में सोच सकता है। आज के इस गहराई से की गई चर्चा में बस इतना ही।